everyone, you are most welcome on my channel Education Appreciation. 12th क्लास बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम पढ़ रहे थे। ये लेक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का लास्ट लेक्चर होने वाला है। इस चैप्टर के काफ़ी पोर्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के बारे में। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जाइगोट से शुरू होता है। जाइगोट में डिवीजन होता है, दो सेल बनते हैं, एक होता है टर्मिनल सेल और दूसरा होता है बेसल सेल। टर्मिनल सेल मेन एम्ब्रियोनल सेल होता है, जिससे जो एक्चुअल एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट होता है, और जो बेसल सेल होती है, बेसल सेल से फॉर्मेशन होता है सस्पेंसर सेल का और हाइपोफाइसिस और हास्टोरियल सेल का। हाइपोफाइसिस और हास्टोरियल सेल जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स होते हैं, क्योंकि हास्टोरियल सेल जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है तो ये एंडोस्पर्म से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और जो हाइपोफाइसिस सेल होता है इसी से रूट टिप या रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। टर्मिनल सेल से मेन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन शुरू होता है। सबसे पहले क्वाड्रेंट स्टेज की बनती है एम्ब्रियो, उसके बाद में ऑक्टेंट स्टेज की एम्ब्रियो बनती है, ग्लोबुलर स्टेज जिसको बोलते हैं, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, उसके बाद में मैच्योर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सीड के बारे में। एम्ब्रियो जब डेवलप हो जाता है तो ओव्यूल के अंदर जितना हिस्सा होता है उसी हिस्से को बोला जाता है सीड। आज हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट जब कंप्लीट हो चुका होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में। सीड बोला जाता है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो होता है सीड। जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं इनका जो एंड प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उनमें सीड होते हैं, और जो सीड जिसमें प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म मतलब कि जो सीड होते हैं एंजियोस्पर्म्स के वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो या तो सीड होता है और फ्रूट होता है। सीड में तीन चीजें बेसिकली पाई जाती हैं। सीड में तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहला होता है सीड कोट, दूसरा होता है एम्ब्रियो, और तीसरा होता है एंडोस्पर्म। पहला होता है सीड कोट, दूसरा एम्ब्रियो और तीसरा होता है एंडोस्पर्म। जो सीड कोट होता है, सीड के ऊपर जो आउटर कवरिंग होती है, टफ होती है, बहुत ही हार्ड होती है, उसी को बोला जाता है सीड कोट। जब मैंने आपको एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर बताया था तो एम्ब्रियो सेक में मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर बताया था आपको। ओव्यूल में इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है आउटर इंटेग्यूमेंट और दूसरा होता है इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं टेस्टा, और इनर इंटेग्यूमेंट से एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोला जाता है टेजमेन। ये दोनों स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं एक सीड पे, एक होता है टेस्टा और दूसरा होता है टेजमेन। टेस्टा बनता है आउटर इंटेग्यूमेंट से और टेजमेन बनता है इनर इंटेग्यूमेंट से। टेस्टा बहुत ही हार्ड होता है, आउटर होता है थिक होता है, और इनर जो प्रेजेंट होता है वो टेजमेन होता है, और ये थोड़ा सा टेस्टा से इलास्टिक होता है, कम होता है, हार्ड कम होता है। दूसरा स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में दो चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक होता है टिजिलम और दूसरा होता है कॉटिलिडन्स। टिजिलम और कॉटिलिडन्स। टिजिलम जो होता है, ये स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं, इसमें ये जो रॉड है इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सेस। एम्ब्रियोनल एक्सेस के जो ऊपर हिस्सा है इसको बोला जाता है एपिकॉटिल, इसको बोलते हैं एपिकॉटिल, और नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है हाइपोकॉटिल। तो जो टेजिलम होता है
इसमें यही दो हिस्से प्रेजेंट होते हैं, एक होता है एपिकॉटिल और दूसरा होता है हाइपोकॉटिल। एपिकॉटिल प्रिकर्सर होता है प्लीम्यूल के लिए, एपिकॉटिल के ऊपर प्रेजेंट होता है प्लीम्यूल। प्लीम्यूल से ही शूट एपेक्स का फॉर्मेशन शुरू होता है और हाइपोकॉटिल पे प्रेजेंट होता है रेडिकल और रेडिकल से ही रूट एपेक्स का फॉर्मेशन शुरू होता है। एपिकॉटिल से प्लीम्यूल और हाइपोकॉटिल से रेडिकल। एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल जो ये सब डाइकॉट्स में होते हैं। अगर मोनोकॉट्स की बात करें तो मोनोकॉट्स में एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल के ऊपर कुछ कवरिंग भी पाए जाते हैं। कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं और कॉटिलिडन्स दो होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस पे जो लीफ प्रेजेंट होती है इसको बोला जाता है कॉटिलिडन्स। ये भी एक कॉटिलिडन है, ये भी एक कॉटिलिडन है। ये डाइकॉट में हम पढ़ रहे हैं इसलिए इसमें दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट हैं। दो कॉटिलिडन्स प्रेजेंट होते हैं सीड में, एम्ब्रियोनल लीव्स। अगर मोनोकॉट्स की बात करें तो मोनोकॉट्स में सिर्फ एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है। अगर मोनोकॉट है तो उसमें एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होगा, तो उस कॉटिलिडन को बोला जाता है स्केटुलम। स्केटुलम बोला जाता है उस एक कॉटिलिडन को। और जो एपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट्स में, इनके ऊपर चूंकि कॉटिलिडन्स एक ही है तो इनके ऊपर कवरिंग पाई जाती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। जो एपिकॉटिल के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको बोलते हैं कोलियोपिटाइल, और जो हाइपोकॉटिल के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको बोलते हैं कोलियोरहिजा। सबसे लास्ट में आता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एम्ब्रियो के वो सेल्स होते हैं जिनमें फूड प्रेजेंट होते हैं, फूड कंटेनिंग सेल्स ऑफ एम्ब्रियो। फूड कंटेनिंग सेल्स ऑफ एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो की वो सेल्स होते हैं जिनमें फूड प्रेजेंट होता है। जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो वो एंडोस्पर्म से ही न्यूट्रिशन पाता है। अभी एंडोस्पर्म के बेसिस पे जो सीड होता है ये दो तरह से हो सकते हैं, एक होता है एल्ब्यूमिनस सीड और दूसरा होता है नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। सबसे पहला होता है एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस, और दूसरा होता है एल्ब्यूमिनस सीड। अगर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो ने जितना एंडोस्पर्म है सारे एंडोस्पर्म को यूज कर लिया है, यूटिलाइज कर लिया है अपने डेवलपमेंट के दौरान, तो उसको बोला जाएगा नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं ये बहुत ही टफ होते हैं, कड़ा सीड होता है। इनके जो बीज होते हैं बहुत ही कड़े होते हैं क्योंकि उनमें एंडोस्पर्म का कोई भी पोर्शन बच नहीं पाता है। और जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं इनके जो बीज होते हैं ये थोड़े से गूदेदार होते हैं क्योंकि एंडोस्पर्म का कुछ ना कुछ पोर्शन बचा रह जाता है। तो अगर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है, चूंकि एंडोस्पर्म कंटेन हो चुका है पूरा का पूरा, तो जो सीड का जर्मिनेशन होगा तो सीड अपना न्यूट्रिशन पाएगा कॉटिलिडन से। इसीलिए इसमें जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं उनका फूड होता है कॉटिलिडन्स। और जो एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं चूंकि इसमें एंडोस्पर्म का कुछ ना कुछ पोर्शन बचा रह जाता है तो ये अपना फूड पाते हैं एंडोस्पर्म से ही, जिसके जो सीड होते हैं। नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के एग्जांपल हैं ग्राम, पी, ग्राम है, पी है, ये सब एग्जांपल होते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड के। और एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जांपल है सीरियल यानी कि कोकोनट, व्हीट, राइस, कैस्टर, ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं एल्ब्यूमिनस सीड के। सीड स्ट्रक्चर के बाद आता है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन बोला जाता है डेवलपमेंट ऑफ अ सीडलिंग फ्रॉम सीड, यानी कि किसी सीड से एक सीडलिंग प्लांट का फॉर्मेशन डेवलपमेंट हो तो इसको बोला जाता है सीड जर्मिनेशन।
सीडलिंग प्लांट यानी कि छोटा पौधा, इसी प्रोसेस को बोला जाता है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन करने के लिए कई सारे क्राइटेरिया होने चाहिए, मतलब कई सारी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है सीड जर्मिनेशन प्रोसेस में। सीड जर्मिनेशन एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर और दूसरा होता है इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर में तीन चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहला होता है मॉइस्चर, दूसरा होता है ऑक्सीजन और तीसरा होता है टेम्परेचर। मॉइस्चर इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जितने भी जैविक क्रियाएं होती हैं जिनको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म एंड मेटाबॉलिज्म, तो इन लोगों के लिए जरूरत होती है एक मीडियम की। जो लिविंग सिस्टम होता है उसमें मीडियम का काम करता है वाटर। इसीलिए सबसे जो मेन रिक्वायरमेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है मॉइस्चर। दूसरा है ऑक्सीजन। अब अगर किसी बीज से कोई नया पौधा बन रहा है तो उसको बनने में डेवलपमेंट होना है। डेवलपमेंट के लिए उसको कहीं ना कहीं से कुछ एनर्जी चाहिए होगी, तो एनर्जी मिलेगी उसको रेस्पायरेशन प्रोसेस से, और रेस्पायरेशन के लिए जरूरी होती है ऑक्सीजन। इसीलिए मॉइस्चर के बाद जो सबसे ज्यादा चीज जरूरत होती है, आवश्यकता, वो होती है ऑक्सीजन की। अभी जितने भी एंजाइम्स हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, वो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे चलते हैं। एंजाइम्स एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही अपने स्पेसिफिकली अच्छे से काम कर पाते हैं, और वो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ये होता है प्लांट्स के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिसपे एंजाइम अच्छे से काम कर पाते हैं और किसी भी सीडलिंग प्लांट का या किसी भी प्लांट का डेवलपमेंट अच्छे से हो पाता है। इंटरनल फैक्टर में इन्वॉल्व होते हैं, सबसे पहले जो होता है वो होता है वायबिलिटी ऑफ सीड। वायबिलिटी ऑफ सीड का मतलब होता है कि कोई भी बीज है तो वो निश्चित टाइम तक ही जर्मिनेट हो पाएगा। मतलब कि अगर ज्यादा टाइम तक के लिए किसी सीड को रख दिया जाए और उसकी वायबिलिटी खत्म हो गई है तो उससे नया पौधा नहीं बन पाएगा। अ सर्टेन पीरियड जर्मिनेट प्लांट, इसको बोला जाता है वायबिलिटी। वायबिलिटी देखा गया एक पौधा है ल्यूपाइन और डेट पाम। सबसे अधिक वायबिलिटी इन्हीं में देखी गई है। डेट पाम की वायबिलिटी है 2000 साल तक और ल्यूपाइन की वायबिलिटी है 10,000 साल तक। यानी कि अगर ल्यूपाइन या डेट पाम में से किसी का भी बीज, डेट पाम का बीज अगर 2000 साल बाद भी आप बोएंगे तो उससे डेट पाम का नया पौधा बन जाएगा। ल्यूपाइन के बीज को अगर आप 10,000 साल बाद भी बोएंगे तो उससे नया पौधा बन जाएगा। इंटरनल फैक्टर में सबसे पहला हो गया वायबिलिटी ऑफ सीड। जो दूसरा फैक्टर है वो होता है डॉर्मेंसी। जितने भी सीड्स होते हैं इनमें एक पीरियड होता है जिसको बोला जाता है रेस्टिंग फेज या रेस्टिंग पीरियड। मतलब कि इसीलिए जितने भी पेड़ पौधे होते हैं या फ्रूट्स वाले, वेजिटेबल्स वाले पौधे होते हैं वो सीजनल होते हैं, एक निश्चित टाइम पे ही उनसे नया पौधा अराइज होता है। इसी को बोला जाता है रेस्टिंग फेज। को कंप्लीट करने के बाद, जिसको डॉर्मेंसी बोलते हैं, रेस्टिंग फेज को कंप्लीट करने के बाद ही उनसे नया पौधा अराइज होगा। और जो तीसरा फैक्टर होता है वो है फूड। काम करने के लिए जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, फूड नहीं होगा तो फिर ऑक्सीजन का लेने से कोई फायदा ही नहीं है, नहीं तो रेस्पायरेशन प्रोसेस चल ही नहीं पाएगी। और फूड अगर एल्ब्यूमिनस है तो उसको फूड मिलेगा एंडोस्पर्म से, अगर नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है तो उसको फूड मिलेगा कॉटिलिडन से।